हमारे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। आज के इस चैप्टर में हम लोग उन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हमारे आसपास के जीवन से जुड़ा हो। जैसा कि चैप्टर 8 में बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार इस बात को ध्यान में रखकर किया गया क्योंकि इसकी आवश्यकता एस्ट्रोनॉमी में पड़ती थी। तब से लेकर आज तक एस्ट्रोनॉमर्स अर्थ से अन्य ग्रहों की डिस्टेंस नापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हाइट एंड डिस्टेंस को उन्हें बिना मेज़र किए हुए फाइंड करने के लिए करते हैं। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है लाइन ऑफ साइट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस समय हमारी आँख और उस ऑब्जेक्ट के बीच जो इमेजिनरी लाइन बनती है उसी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। नॉर्मली अगर हम सीधे देख रहे हैं तो उस समय जो हमारी लाइन ऑफ साइट होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन अगर हम किसी वस्तु को ऊपर या नीचे देखते हैं तो उस समय हमारी लाइन ऑफ साइट जो है उस हिसाब से चेंज हो जाती है। आइए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं जो कि है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर रखी हुई वस्तु को देखते हैं तो उस समय हमें अपनी आंखों को ऊपर उठाना पड़ता है, तो उस समय जो एंगल बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर रखा हुआ है उस केस में एंगल हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम किसी ऊंचाई पे खड़े हुए हैं और अपने से नीचे रखी हुई वस्तु को देखते हैं तो उस केस में जो हमारा एंगल बनता है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पर्सन है वो एक पहाड़ी पे खड़ा हुआ है और उससे उस शिप को देख रहा है, तो उस केस में जो पर्सन है उसको अपनी निगाहें डाउन करनी पड़ रही हैं, यानी उस समय जो उसका आई लेवल है वो हॉरिजॉन्टल से डाउन हो रहा है। इस केस में जो एंगल फॉर्म होता है किसके रेस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस कर लें। सबसे पहला जो फैक्ट है, बोथ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी होती है यानी जो आंख की सीध होती है उस सीध के रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन को हमेशा मेजर किया जाता है। दूसरा टर्म यह है कि ऑल ऑब्जेक्ट सच एज बिल्डिंग, ट्रीज, माउंटेन्स शैल बी कंसीडर्ड एज ए स्ट्रेट लाइन। यानी कोई भी अगर ट्री है या माउंटेन है तो हम लोग उसको एज ए स्ट्रेट लाइन ट्रीट करते हैं। थर्ड यह है कि द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड इफ इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। यानी अगर किसी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है तो उस समय ऑब्जर्वर की हाइट को हम लोग 0 कंसीडर करेंगे। तो अब बात उठती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को मेज़र कैसे किया जाता है। तो आप जान लीजिए, इसको मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्लाइनोमीटर कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हमको एफिल टावर की हाइट को फाइंड करना है उसे बिना मेज़र किए हुए। तो आपको बता दें कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर हम साइन थीटा ले लें तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, पहला एंगल और बाकी 2 साइड्स। तो अगर हमको इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ फाइंड करनी है तो हमारे पास 2 चीज़ें चाहिए मालूम। तो यहाँ पर हमको जो फाइंड करना है वो एक प्रकार की साइड है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास बचा क्या क्या है, हमारे पास बचा है एक साइड और एक एंगल। तो इस एंगल को हम आसानी से नाप लेंगे, किसकी मदद से, क्लाइनोमीटर की मदद से। हम क्या करेंगे, टावर से कुछ दूरी पर खड़े हो जाएंगे और इस टावर के टॉप को देखकर एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर लेंगे और किसी भी फीते से या टेप से इस टावर से इस डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे और हमें ऑटोमेटिक इस टावर की हाइट मिल जाएगी। यहाँ पर एक हाउस है, उसकी हाइट को हमें फाइंड करना है। इस केस में एक पर्सन इस हाउस की रूफ को देख रहा है और इसकी रूफ को देखते समय उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री बन रहा है और उसके फुट से दूरी यानी हाउस के फुट से जो पर्सन जिसको देख रहा है उसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर नोन है जो कि 28.5 सेंटीमीटर है। तो हमको हाउस की हाइट को फाइंड करना है। तो देखिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। हमारे पास 3 प्रकार के रेशियो हैं।
हम एक एक करके सभी से ट्राई करेंगे कि हमें किस रेशियो को यूज करना है। हमारे पास बेसिकली 3 रेशियो हैं, साइन, कॉस और टेन, और बाकी जो 3 रेशियो हैं वो रिसिप्रोकल हैं, तो उस पर ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। हमें बस 3 मेन रेशियो पे ध्यान देना है, साइन, कॉस और टेन। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन फंस रहा है तो साइन वाला रेशियो देखेंगे, अगर बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन फंस रहा है तो कॉस वाला रेशियो लगाएंगे, और अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो फंस रहा है तो उस समय टेन वाला रेशियो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इस केस में अगर हम देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, यानी इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर बनेगी, 90 डिग्री ये एंगल है, तो इस केस में हाइपोटेन्यूज ये बनेगा और बेस जो होगा वो ये हो जाएगा। तो अब देखिए हमें मालूम क्या क्या है, हमें मालूम है बेस, यानी बेस कितना दे रखा है 28.5 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है हाइट, यानी परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है, और हमें दे क्या रखा है एंगल, यानी एंगल बी दे रखा है, वो कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, बेस और एंगल किस रेशियो में होता है, वो हमारा 10 में होता है, यानी पर हम यहां हम लोग कौन से रेशियो का इस्तेमाल करेंगे 10 वाले रेशियो का, यानी हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी पी और ये मान लो ए है, तो यहां पर जो एंगल होगा यानी कौन सा रेशियो इस्तेमाल करेंगे tan 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 हमने पढ़ा था 1 होता है, परपेंडिकुलर यहां पर हमको फाइंड करना है, और बेस कितना है 28.5। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो परपेंडिकुलर यानी जो हाइट होगी हाउस की वो कितनी आ जाएगी 28.5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हम लोग इस हाउस की हाइट को बिना मेजर किए हुए हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। घर की छत पर एक सीढ़ी लगी है, उस सीढ़ी की लेंथ को हमें फाइंड करना है, और इसके फुट से, यानी ये हाउस का फुट है, उस फुट से लैडर कितनी दूरी पर है, 2 चीजें हमको फाइंड करनी है। यानी अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ये एंगल हमारा गिवन है, तो इस एंगल के हिसाब से ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर बनेगी, ये वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, और ये वाली साइड जो होगी वो बेस होगी। यानी हमको यहाँ पर 2 चीजें फाइंड करनी है, एक हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है और एक बेस फाइंड करना है। और गिवन क्या क्या है, गिवन हमें परपेंडिकुलर और एंगल है। तो सबसे पहले अगर हम इस लैडर की लेंथ को निकालेंगे तो उस केस में हमें देखिए क्या क्या मालूम है, हमें परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो उस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन वाले से जाएगा, यानी इस केस में जो फॉर्मूला हमारा लगेगा वो लगेगा साइन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 60 है, सॉरी साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन 60 हमारा होता है √3/2, और परपेंडिकुलर तो दे रखा है 3.7, और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √3h इक्वल्स टू हो जाएगा 3.7 इंटू 2, तो h इक्वल्स टू होगा 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.28 मीटर। यानी इस टाइप से हम लोग सीढ़ी की लेंथ को फाइंड कर लेंगे। अब इसी प्रकार अगर हमको बॉटम से यानी फुट से इसके सीढ़ी के बॉटम की डिस्टेंस फाइंड करनी है, उस केस में देखिए हमें परपेंडिकुलर मालूम है और बेस निकालना है। अब आपके पास 2 रास्ते खुल गए हैं, ऐसा नहीं है आपको परपेंडिकुलर मालूम है, अब आपको परपेंडिकुलर भी मालूम है और हाइपोटेन्यूज भी मालूम है। अगर आपको हाइपोटेन्यूज की मदद से बेस निकालने की इच्छा है तो आप हाइपोटेन्यूज और बेस यानी cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आप परपेंडिकुलर की ही मदद से निकालना चाहते हैं यानी परपेंडिकुलर और बेस वाला अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर tan लगेगा। तो आपकी जैसी इच्छा हो अब आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो चीज गिवन है यानी जो प्रश्न में दिया हुआ है आप उसी को पिक करिए। हम इसको इसलिए नहीं पिक करेंगे, मान लो कहीं से हमसे ये आंसर गलत हो गया तो उस केस में क्या होगा कि हमारा ये वाला भी आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो चीज गिवन है हम उसी को पिक करें। तो यहाँ पर गिवन क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस फाइंड करना है, यानी tan 60 लगा देंगे, और tan 60 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है,
और परपेंडिकुलर यहाँ पर 3.7 है और बेस हमको फाइंड करना है। तो √3 इंटू बेस इक्वल्स टू 3.7, तो बेस जो होगा वो 3.7 अपॉन √3 होगा और हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.14 मीटर। तो इस टाइप से हम सीढ़ी की हाइट और उसके मकान के फुट से डिस्टेंस भी फाइंड कर। इस सवाल में हमको एक लाइट हाउस की हाइट को फाइंड करना है, यानी ये लाइट हाउस जो दे रखा है इसकी हाइट को हमें फाइंड करना है। हो क्या रहा है, एक शिप कहीं से आ रहा है, वो किसी पॉइंट पे रुक कर मूव नहीं कर रहा होगा, अगर मूव करेगा तो फिर गड़बड़ होगा। वो कहीं किसी पॉइंट पे रुक कर इस लाइट हाउस के टॉप को जब देख रहा है तो उस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो गया वो 45 डिग्री फॉर्म हो गया। और उसी समय जब उसी लाइट हाउस के बॉटम को देख रहा है या बेस को देख रहा है, उस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इस लाइट हाउस की हाइट को फाइंड करना है। और यहां पर दे क्या रखा है, यहां पर ये ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर्स है। तो अब देखिए ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग दो राइट एंगल ट्रायंगल जब बनेंगे तो हम लोग दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालेंगे, लगाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम लोग पहले ये वाला ट्रायंगल देखेंगे और इस वाले ट्रायंगल में ये साइड हमको मालूम है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के हम लोग अननोन साइड को फाइंड करते हैं जो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। यानी अगर हम इस ट्रायंगल को देखें और इस ट्रायंगल को देखें तो ये साइड हमारी कॉमन है। तो पहले क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस साइड और इस एंगल की मदद से जो अननोन साइड कॉमन है वो फाइंड हो जाएगी। तो जब हमारी अननोन साइड फाइंड हो जाएगी तो जो बचा हुआ ट्रायंगल है उसका हम कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल हमारा दिया हुआ है बड़े वाले ट्रायंगल के लिए 45 डिग्री। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले जो छोटा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में हम लोग, यानी इन ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, BAP, इन ट्रायंगल BAP आप कौन सा एंगल लगाएंगे, तो आप कौन सा रेशियो लगाएंगे। देखिए हमको मालूम क्या है, इस एंगल के इस एंगल के हिसाब से, इसके हिसाब से हमको परपेंडिकुलर मालूम है, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये हमको मालूम है। और निकालना क्या है, हमको बेस निकालना है, यानी परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो हमारा tan में जाएगा, यानी इसमें जो फार्मूला लगेगा वो tan 30 लगेगा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 होता है 1/√3 और परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है 10 और बेस हमको फाइंड करना है। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बेस कितना आ जाएगा, b इक्वल्स टू आ जाएगा 10√3, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब हमको ये बेस मालूम हो गया जो कि कितना है 10√3। अब हम इस ट्रायंगल में लगा देते हैं। तो इस ट्रायंगल में अब हमको अननोन क्या है, हमारे लिए अननोन ये चीज़ है, यानी परपेंडिकुलर का ही कुछ पार्ट अननोन है और बेस हमने फाइंड कर लिया है। तो फिर से हम लोग परपेंडिकुलर और बेस यानी tan वाला रेशियो लगा देंगे। तो अब दोबारा कौन सा ट्रायंगल पकड़ेंगे, DAP, यानी इन ट्रायंगल DAP आप फिर से tan, लेकिन अब एंगल चेंज हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाले को देख रहे हैं। तो इस समय एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 45 है, तो tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 1 होता है, परपेंडिकुलर कितना है h, ये पूरा यानी h प्लस 10 अपॉन नीचे कितना रहेगा 10√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो h प्लस 10 इक्वल्स टू 10√3। तो अगर ये 10 उधर गया तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10√3 माइनस 10, और अगर हम 10 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, और इसकी वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस टाइप से इसकी जो हाइट है वो हमारी लाइट हाउस की आ जाएगी।